ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 15 को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 15 को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 15 है और इसी प्रकार से मैंने आपको ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 1 से लेकर के 14 तक को मैंने आपको कवर कराया हुआ है। तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने इनका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप चाहें तो चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिए ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा इस टेस्ट को लगा लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज के इस सेशन में हम लोग ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 15 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 15 है और आज ही 10 जुलाई 2025 को ये कंडक्ट करवाया गया है। इसी प्रकार से मैंने आपको ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 1 से लेकर के 14 तक को कवर कराया हुआ है। तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, बहुत ही कम समय बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे, यानी कि ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 15 का पहला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। और यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। आंसर सब लोग देने का प्रयास करिएगा और आंसर अगर आप पहले से जानते हैं ना तो कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन भी होते चलेगा और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उससे भी आप ध्यान से सुनिए। इस तरह से क्या होगा कि इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ से मैं आपका 3-4 प्रश्न कवर करवाऊंगा। सबसे पहले तो देखिए प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। तो देखिए सिंध में इसमें से पूछा गया है कि कौन सा स्थल अवस्थित है। चलिए देखिए, अगर बात करते हैं हड़प्पा का, तो हड़प्पा जो है ना ये स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ये कहाँ पर है? ये पंजाब प्रांत में है। मोहनजोदड़ो जो है ना, मोहनजोदड़ो यह भी पाकिस्तान में ही है, बट ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है। अच्छा, चनहुदड़ो जो है ना, चनहुदड़ो ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है ना। और सुरकोटडा जो है ना ये भारत में है, गुजरात में। ठीक है ना। तो पूछा गया है प्रश्न में कि निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। तो आप देख सकते हैं कौन है, मोहनजोदड़ो है और चनहुदड़ो है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, तो हड़प्पा जो है ना ये रावी नदी के तट पर है। अच्छा, पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा मृतकों का टीला। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्लियर। अच्छा, ये चनहुदड़ो जो है ना, चनहुदड़ो ये भी आपका किस नदी के तट पर है, तो इसको भी याद रखिएगा। चनहुदड़ो जो है ना ये भी सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है ना, ये भी सिंधु नदी के तट पर है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। और कल वाला जो टेस्ट था, यानी कि जो आपका 8 जुलाई को लिया गया था, ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 14 को जाकर के लगा लीजिएगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही दिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा स्टेटमेंट है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता एक लौकिक सभ्यता थी, जिसका अर्थ है कि इसका ध्यान सांसारिक भौतिक जीवन पर अधिक था, न कि धार्मिक अनुष्ठानों पर। हालांकि धार्मिक तत्व मौजूद थे लेकिन वे हावी नहीं थे। तो वही बात कहा गया है, तो बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल ये आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, एक नगरीय सभ्यता थी और वो अपने उन्नत नगर नियोजन, मानकीकृत ईंटों
और परिष्कृत जल निकासी प्रणालियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है। और दूसरा भी सही दिया गया है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास से बने वस्त्रों का उपयोग करते थे। तो पूछा गया कौन सा सही है, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। गायत्री मंत्र की रचना, अच्छा गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र ध्यान रखिएगा यह ऋग्वेद में उल्लेखित है। किस वेद में है, तो फ्रेंड्स ये ऋग्वेद में उल्लेखित है। ठीक है ना, किस वेद में इसका उल्लेख है, तो ऋग्वेद में। और देखिएगा गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। किस मंडल में है, तीसरे मंडल में पाया जाता है। और यह देवता सविता को समर्पित है। ठीक है ना, सूर्य देवता सावित्री को ये समर्पित है। ठीक है ना, विश्वामित्र को इस मंत्र का श्रेय दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए विश्वामित्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है। और देखिए ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस में रिपीटेड 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। सभी सब्जेक्ट है उसमें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी भी है, साथ ही साथ इंग्लिश भी है। 300 महत्वपूर्ण प्रश्न है, जाकर के लगा लीजिएगा। ठीक है ना, देखिएगा कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों, स्तंभ 1 यहाँ पर देख सकते हैं और स्तंभ 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है, यानी कि मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर जनस नहीं होगा, यहाँ पर जन्म बना लीजिएगा। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था कहाँ पर फ्रेंड्स, लुम्बिनी में। ठीक है ना, और ज्ञान प्राप्ति इनको बोधगया में हुई थी। प्रथम इन्होंने जो आपका प्रवचन दिया था ये आपका सारनाथ में दिया था। ठीक है ना, और महापरिनिर्वाण इनको प्राप्त हुआ था कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में। तो अब इसको आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ से नीचे से। चलिए देखिएगा कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे। अच्छा, जैन तीर्थंकर टोटल कितने हुए थे, 24 हुए थे। पहले कौन थे, ऋषभदेव थे, और 24वें तीर्थंकर और आखिरी तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पर बात पार्श्वनाथ की आई है, तो पार्श्वनाथ जो थे ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। कौन तीर्थंकर थे, तो फ्रेंड्स ये 23वें तीर्थंकर थे, आपको याद होगा। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था पार्श्वनाथ का, तो सर्प था। ठीक है ना, और इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। तो इनसे संबंधित जो स्थल है ये बनारस है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है, बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सब लोग बताइएगा। अच्छा देखिएगा एपिटोम, यहाँ मैं लिख दूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एपिटोम के यूनानी लेखक, उसका नाम था जस्टिन। क्या नाम था, एपिटोम का यूनानी लेखक था, या सिर्फ आप याद रखिएगा यूनानी लेखक जस्टिन जो था ना, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य का सैंड्रोकोटस के रूप में उल्लेख किया है। अच्छा पूछेगा कि सैंड्रोकोटस के रूप में उल्लेख किसने किया है चंद्रगुप्त मौर्य का, तो याद रखिएगा जस्टिन। यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य का सैंड्रोकोटस के रूप में उल्लेख किया है, और इसी सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किया गया है। ये किसने किया है, तो ये विलियम जोन्स ने किया है। ठीक है ना, विलियम जोन्स ने किया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। विस्तृत विवरण नगर प्रशासन का, तो अगर हम बात करते हैं इसमें से करेक्ट आंसर, तो देखिए कन्फ्यूजन है यहाँ पर, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका, निश्चित रूप से आपको हो रहा होगा। तो मैं बता दूं कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये मेगास्थनीज की इंडिका होगा। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। अच्छा मेगास्थनीज कौन था, तो फ्रेंड्स मेगास्थनीज जो था ना एक राजदूत था। किसका राजदूत था, तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। प्रश्न भी बनता भी है कि इंडिका का जो लेखक है मेगास्थनीज, ये किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं ये टेस्ट 10/7 को हुआ है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, सूची दिया गया है, मिलान करना है। एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ उनका उपाधि दिया गया है। ठीक है ना, अब देखिए अशोक को तो प्रियदर्शी कहा जाता है, आपको पता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा दे दिया गया है, कहीं 5 तो है ही नहीं, यहाँ तो आप देख सकते हैं 4 ही तक है, बट यहाँ 5 भी लिखा गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान नहीं देना है। देखिए अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है, और देखिएगा जो कलिंग नरेश खारवेल थे इनको कलिंग चक्रवर्ती कहा जाता है। अच्छा कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य कहा जाता है। अब बच गए ये कनिष्क और ये बच गया विक्रमादित्य, बट विक्रमादित्य तो हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। ठीक है ना, तो यहीं पर थोड़ा सा जो है दिक्कत हो रहा है, यहाँ मिलान भी उचित ढंग से नहीं किया गया है। तो
इतने 3 तो हम कंफर्म है ना कि अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है, कलिंग नरेश खारवेल जो थे इनको कलिंग चक्रवर्ती कहा जाता है, और कुमार गुप्त को महेंद्रादित्य कहा जाता है। ठीक है ना, कुमार गुप्त को। ठीक है, चलिए तो इतना हो गया। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं कनिष्क का, तो कनिष्क को जो है ना फ्रेंड्स द्वितीय अशोक कहा जाता था, इसको द्वितीय अशोक कहा जाता है, कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम द्वितीय अशोक बना लेते हैं तो ये हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। अब यहाँ पर देखिए, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, एक प्रश्न तो ये बनेगा। और ये बनता है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने जो है सबसे पहले चांदी के सिक्के जारी किए थे। चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, तो वो कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य कहा जाता है। ठीक है ना, चांदी के सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक। और यहाँ पर पूछा गया है कि किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि चोलों की राजधानी थी। अच्छा, चोल वंश का जो संस्थापक था ये कौन था, विजयालय था। चोल वंश का संस्थापक कौन था, विजयालय था। और चोल की राजधानी कहाँ पर थी, तंजौर थी। चोल की राजधानी कहाँ पर थी, तंजौर थी। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, फिर से मिलान करना है, एक तरफ जो है ग्रंथकार दिया गया है और दूसरा तरफ उनका मूल ग्रंथ दिया गया है। तो देखिए, बराहमिहिर की रचना जो है इसमें से कौन सी है, तो बराहमिहिर की रचना बृहद संहिता है। ठीक है ना, बृहद संहिता किसकी रचना है, बराहमिहिर की रचना है। ठीक है, अच्छा, विशाख दत्त की रचना की अगर बात करते हैं तो विशाख दत्त की रचना इसमें से देवी चंद्रगुप्तम है, देवी चंद्रगुप्तम। और विशाख दत्त का आपने मुद्रा राक्षस भी पढ़ा होगा, तो मुद्रा राक्षस भी याद रखिएगा और देवी चंद्रगुप्तम भी याद रखिएगा, विशाख दत्त की है। शूद्रक का यहाँ पर देखिए मृक्ष कटिकम हो जाएगा। और विल्हन का क्या हो जाएगा, तो विल्हन का याद रखिएगा, इसमें से विल्हन का कौन सा हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा विक्रमांक देव चरित्र, ये विल्हन का है। तो चलिए अब देखिएगा, डी का 5 हमको ढूंढना है, मिला लीजिएगा आप लोग। देखिए हो जाएगा क्या, तो 3, ए का 3, बी का 4, 3 4 2 5, देख लीजिए कहाँ पर दिया गया, 3 4 2 5, ऑप्शन बी में। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी, यानी कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो था ना, ये आपसे पूछा गया है, तो फ्रेंड्स ये दंती दुर्ग था। और देखिए, राष्ट्रकूट जो वंश था इसकी राजधानी कहाँ पर थी, तो इसकी राजधानी जो थी ये मान्यखेत थी, मान्यखेत, ये राष्ट्रकूट की राजधानी थी। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि दिल्ली की गद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, सही क्रम आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसमें से अगर हम सही क्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका बहलोल लोदी हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा बहलोल लोदी यहाँ पर दिया गया, बहलोल लोदी हो जाएगा। उसके बाद सिकंदर शाह हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए सिकंदर शाह हो गया। और उसके बाद देखिएगा तो इब्राहिम लोदी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों का सही क्रम है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और फिर इब्राहिम लोदी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। और आपको पता होगा ये इब्राहिम लोदी के बारे में, जो आपका पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, बाबर के साथ लड़ा था ये, जिसमें हार गया था इब्राहिम लोदी। ठीक है ना, तो ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित यात्रियों के पधारने का अनुक्रम क्या रहा है। देखिए, इनमें से सबसे पहले कौन आए थे, फिर बाद में कौन आए थे, फिर उसके बाद कौन आए थे, ये आपको इस तरह से देखना है। तो देखिए, सबसे पहले आपका अलबरूनी इसमें से आया था। अलबरूनी आया था किसके साथ, तो महमूद गजनबी के साथ आया था। ठीक है ना, तो महमूद गजनबी पहले आया था। फिर इब्न बतूता आया था किसके समय में, तो देखिए पहला मतलब 3 पहले हो जाएगा। तो 3 तो यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। अलबरूनी हो गया। ठीक है, इब्न बतूता कब आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था 1333 में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आया था ट्रेवेनियर। ठीक है ना, ट्रेवेनियर कब आया था फ्रेंड्स, तो ट्रेवेनियर जो है ये आपका आया था उसके बाद। ठीक है ना, ट्रेवेनियर आया था, इसको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद मनुची आया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। अब देखिए, काकतीय वंश की राजधानी, होयसल वंश की राजधानी, पांड्य वंश की राजधानी, यादव वंश की राजधानी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो काकतीय वंश की राजधानी जो थी ये आपका देवगिरी नहीं थी, सही सुमेलित आपको बताना है। तो काकतीय वंश की राजधानी जो थी ये वारंगल थी। कहाँ पर थी, वारंगल थी। तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है,
अच्छा, होयसल जो था इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी, होयसल वंश की, ये बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। अच्छा, पांड्य शासन की राजधानी ये मथुरा नहीं थी, ये मथुरा शायद लिखा गया है, मदुरई थी, मदुरई थी इनकी राजधानी, तो ये भी गलत हो गया। और यादव वंश की जो राजधानी थी, यादव वंश की राजधानी ये कहाँ पर थी, ये वारंगल नहीं थी, ये देवगिरी थी, ये देवगिरी थी, ठीक है ना, देवगिरी थी, देवगिरी यहाँ पर लिखा गया है, तो ये भी गलत हो गया। तो सही है आपका ऑप्शन नंबर बी, होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, ठीक है। अच्छा, तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तुजुके बाबरी, तुजुके बाबरी को जो है आपको पता है बाबरनामा भी कहा जाता है, ये तुर्की भाषा में लिखी गई है, जिसको कि चगताई भाषा भी कहा जाता है, जिसको कि चगताई भाषा भी कहा जाता है। ये बाबर की आत्मकथा है और बाबर ने इसे अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था। बाद में इसका फारसी में अनुवाद जो है, तुर्की भाषा में लिखा गया था बाबर, बाद में इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, ठीक है। अच्छा, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और यहाँ से सही उत्तर चयन करना है आपको। तो देखिए, इसने जजिया कर को कब समाप्त किया था? तो 1564 में, ठीक है। अच्छा, इसने जो है इबादत खाना का स्थापना कब किया था? तो 1575 में इबादत खाना की स्थापना इसने कहाँ पर किया था? तो फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। उसके बाद देखिए कि मजहर पर स्थापना कब किया था, हस्ताक्षर कब किया था? तो इसने जो है 1579 में जो है मजहरनामा जारी किया था, ठीक है ना। और दीन इलाही की स्थापना कब किया था? तो दीन इलाही की स्थापना 1582 में किया था। तो कालक्रम के अनुसार यानी कि सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? तो 1564 जजिया कर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद हो जाएगा इबादत खाना, उसके बाद हो जाएगा आपका मजहर और उसके बाद हो जाएगा आपका दीन इलाही। तो बिल्कुल क्रम से दिया गया 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर देखिए निर्माता और स्मारक, यानी कि पूछा गया कि जामा मस्जिद जो संभल में है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो संभल वाला जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण बाबर के समय में हुआ था, बाबर के शासनकाल में हुआ था, तो ये बाबर मिला लीजिए। अच्छा, दीन पनाह पूछा गया है, तो दीन पनाह की बात करते हैं तो दीन पनाह का अर्थ ही होता है शरणगाह, विश्वास का आश्रय। और इसका जो है अगर बात करें तो दीन पनाह इसका स्थापना किया था हुमायूं ने, ठीक है। अच्छा, अकबर जो है ना, अकबर, तो ध्यान रखिएगा जहांगीर महल, ठीक है ना, जहांगीर महल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर महल अकबर ने इसका निर्माण करवाया था और जहांगीर ने जो है, जहांगीर ने अकबर के मकबरों को जो है पूरा करवाया था। तो यहाँ पर बिल्कुल ये भी क्रम से दिया गया है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो देखिए, औपचारिक राज्याभिषेक इनका हुआ था 6 जून 1674 को। 1674 आप याद रखिएगा कहाँ पर? तो फ्रेंड्स, ये आपका रायगढ़ में हुआ था, रायगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा था? मुगल व्यापारी केंद्र था सूरत, उसको इन्होंने 2 बार लूटा था, 2 बार इन्होंने लूटा था, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा, 1664 में और 1670 में 2 बार लूटा था। अच्छा, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो इसको अष्टप्रधान कहा जाता था, अष्टप्रधान, ये बड़ा पूछा जाता है, शिवाजी का मंत्रिमंडल अष्टप्रधान कहलाता था, ठीक है। देखिएगा कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापित हुई थी उस समय किसका शासनकाल था फ्रांस में, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है ये आपका 1664 में हुई थी, ठीक है ना। और उस समय कौन शासक था वहाँ पर? तो लुई 14वां था। लुई 14वें के शासनकाल में उसका जो वित्त मंत्री था जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट, आप सिर्फ कोलबर्ट के नाम याद रखिएगा, बाकी मैं पूरा आपको बता ही दे रहा हूँ। जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट, इसी के प्रयास से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी, ठीक है ना। अच्छा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूछेगा तो 1600 ईस्वी में, डच का पूछेगा तो 1602 में, डेनिश का पूछेगा तो 1616 में, पुर्तगाली का 1498। तो यहाँ पर आपका लुई 14वां हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो जो आपका बक्सर का युद्ध था उसके बाद जो आपका मुगल बादशाह जो थे शाह आलम द्वितीय, इन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी 12 अगस्त 1765 को सौंपा था, ठीक है ना। अच्छा, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक एक करके मिलाइए। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त। अच्छा, सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था? तो बेलजली है। डलहौजी व्यापगत का सिद्धांत, ये आपका लॉर्ड कैनिंग नहीं होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है ना।
इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची दिया गया है, मिलान करना है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किसने किया? झांसी हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है ना। अच्छा, लखनऊ से किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। अच्छा, कानपुर से किसने किया था? तो कानपुर से अजीमुल्ला खान होगा, तो अजीमुल्लाह खान यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। और फैजाबाद से जो है मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप लोग मिला लीजिएगा, मैंने करेक्ट मिलान कर दिया है। देखिए आपका ए का हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा 3, फिर कानपुर से किया था किसने? तो कानपुर से किया था आपका अजीमुल्ला खान ने 2, और डी का आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रम में से कौन सबसे पुराना है? सबसे पुराना कौन सा है? तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि ये सारे के सारे जितने भी आश्रम हैं ना कहीं गांधी जी से संबंधित हैं। देखिए इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया था 1904 में, डरबन में किया था, ठीक है ना, 1904 में डरबन में, दक्षिण अफ्रीका में। अच्छा, इन्होंने जो है साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में किया था। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वर्धा आश्रम की, सेवाग्राम की स्थापना तो 1936 के आसपास में किया था, और सदाकत आश्रम तो 1921 में पटना में सदाकत आश्रम जो है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने कहाँ पर किया था? तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया था। चलिए बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का, तो देखिए बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह आंदोलन गुजरात के बारदोली में हुआ था, जहां पर ब्रिटिश सरकार ने किसानों पर करों की वृद्धि की थी, जिसके खिलाफ यह आंदोलन शुरू हुआ था, और यह आंदोलन सफल भी रहा था सरदार पटेल के नेतृत्व में, ठीक है। तो यहाँ पर सरदार पटेल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा कि सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं, ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे ग्रह कौन कौन से? यानी कि जो एस्ट्रॉयड हैं ये किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए जो क्षुद्र ग्रह है ना, ये मंगल और बृहस्पति के मध्य में, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच पाए जाते हैं। और ये जो क्षेत्र जो है ना, इसको एस्ट्रॉयड बेल्ट कहा जाता है, ठीक है ना, क्षुद्र ग्रह घेरा इसको कहा जाता है। तो मंगल और बृहस्पति करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अधोलिखित यानी कि नीचे लिखी कौन सी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? किसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, किसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ग्रेनाइट हो जाएगा। ग्रेनाइट सबसे प्रसिद्ध आग्नेय चट्टान है, और इसमें आपको पता है कि जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो देखिए क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा और जनसंख्या के अनुसार से भी सबसे बड़ा ये कौन सा महादेश है? तो फ्रेंड्स ये एशिया है, बट एशिया यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा जो होगा ये अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, एशिया सबसे बड़ा, उसके बाद अफ्रीका, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है, जल संधि है, और बगल में देखिएगा ये किसके मध्य है, ये आपको मिलान करना है। तो देखिए जिब्राल्टर संधि जो होगा ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, ये यूरोप को अफ्रीका से। तो यहाँ पर देखिएगा, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर 3 नंबर में दिया गया अफ्रीका और यूरोप के मध्य है। अच्छा, मलक्का जल संधि जो है, मलक्का, ये आपका मलेशिया और इंडोनेशिया के मध्य है। तो यहाँ पर देखिए मलेशिया और इंडोनेशिया के मध्य। बेरिंग जल संधि जो है, बेरिंग जल संधि, ये एशिया और उत्तरी अमेरिका को, एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य है, ठीक है। और हार्मुज जो है ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। तो अब आप लोग मिला लीजिएगा ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से मिलान करना है। देखिएगा यहाँ पर विली विली, विली विली एक तरह का तूफान है, ये आता है कहाँ पर? तो ये ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। हरिकेन जो है, हरिकेन आपका हो जाएगा अमेरिका में, टाइफून चीन में, और यहाँ पर देखिए ये जो आपका यहाँ पर बोगियो लिखा गया ना, कभी कभी इसको इस तरह से लिखा जाता है बागुयो, बागुयो, ये फिलीपींस में है, ठीक है ना। ये चक्रवात फिलीपींस से संबंधित है, तो यहाँ पर फिलीपींस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा हो जाएगा, फिर आपका एक हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका हो जाएगा चीन चौथा। तो दूसरा, पहला, चौथा यहाँ पर आपका दिया गया है ना। चलिए उसके बाद देखिए बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? ये ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। बताइए बांग्लादेश की सीमा से। तो बांग्लादेश की सीमा से 5 राज्य लगते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल, इसमें नागालैंड है नहीं है,
इसमें सिक्किम है, ये भी नहीं है। उसके बाद इसमें नागालैंड है, ये भी नहीं है। तब देखिएगा, मैंने बताया है ना कि पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। यहाँ रचना बना लीजिएगा, ठीक है ना, रचना वाला नहीं है। तो इसमें से धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स ये आपका रोहतास नहीं है, ठीक है ना। कौन सा नहीं है? रोहतास नहीं है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपका अनाईमुडी है, अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है अनाईमुडी। दूसरी सबसे दक्षिण भारत की ऊंची चोटी डोडाबेड़ा है, नीलगिरी पहाड़ी की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न दिया गया 34 नंबर। ये आपको दिखाई नहीं देगा, बट मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ। देखिए, पूछा गया है कि तमिलनाडु, यहाँ मैं लिख देता हूँ, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तट का नाम पूछा गया है। और ऑप्शन में है कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार और कोंकण, ठीक है ना। तो देखिए, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तट है ना, उसको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है, उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, उड़ीसा का तट को उत्कल तट कहा जाता है, उड़ीसा का जो तट है उसको उत्कल तट कहा जाता है, ठीक है। कर्नाटक और केरल का जो तट है उसको मालाबार तट कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, 35 नंबर भी यही है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है ना। भारत का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो ये जिला जो है ये आपका कच्छ, गुजरात का है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, देखिएगा कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? गंगा नदी सबसे लंबी किस जिला में है? अच्छा, गंगा नदी के किनारे बिहार के कितने जिले हैं? तो 12 जिले हैं, ये याद रखिएगा, 12 जिले हैं। और सबसे लंबी गंगा नदी जो है ये पटना में है, पटना में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? गंगा नदी सबसे लंबी पटना में है, क्लियर। चलिए, अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि गंगा नदी में जो है, जैसे कि पूछा जाता है कि पुनपुन नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो फतुआ में, पुनपुन फतुआ में मिलती है, ठीक है ना, फतुआ में मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा, फिर से मिलान करना है। और देखिए, एक तरफ खनिज है और दूसरी तरफ उसके शीर्ष उत्पादक राज्य, उत्पादक राज्य है, भंडारण वाले नहीं, उत्पादन में आगे हैं। तो लौ अयस्क में उड़ीसा सबसे आगे है, ठीक है ना। अच्छा, तांबा में राजस्थान है, सोना में कर्नाटक है, सोना में कर्नाटक और अब्रक में आंध्र प्रदेश है। तो ये वाला क्रम 1 3 2 4 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का, ठीक है। तो देखिए, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे ये कौन थे? तो सरदार, प्रांतीय पूछा गया ना, सरदार पटेल थे। तो यहाँ पर कहाँ पर दिया गया? ऑप्शन डी में, प्रांतीय संविधान समिति का, प्रांतीय संविधान समिति का। अच्छा, केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा, मिलान करना है यहाँ पर। संवैधानिक प्रावधान है और इनके स्रोत जो है किस देश का संविधान है ये पूछा गया है। तो विधि का शासन, तो आपको पता है विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है, इंग्लैंड से, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये कहाँ से लिया गया? तो ये जापान से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कहाँ से लिया गया? तो फ्रेंड्स ये कनाडा से लिया गया और कनाडा से संघात्मक व्यवस्था भी लिया गया, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, यानी कि समवर्ती सूची की बात हो रहा है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, मिला लीजिए, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, ये आपका हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, कहाँ पर दिया गया है? 2 3 4 1, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा, अनुच्छेद 14 में क्या है? तो समानता का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 36 जो है ये नीति निर्देशक तत्व है। 74 में आपका मंत्रिपरिषद है और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। तो आप इसको भी मिला लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा 3 4 2 और 1, 3 4 2 1, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, एक एक करके देखिए, मैं बताते चलता हूँ। सबसे पहले पूरा प्रश्न पहले पढ़ लीजिए कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में, प्रियम्बल में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व,
का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो देखिए जो प्रस्तावना है ना, इसको संविधान की कुंजी कहा जाता है। सबसे पहले तो ये शब्द याद रखिएगा, कुंजी कहा जाता है। अच्छा देखिएगा प्रस्तावना में जो है कितने तरह का न्याय है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 3 तरह का न्याय है। कौन कौन से 3 तरह का न्याय है, कौन कौन से? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 तरह का न्याय है। अच्छा उसके बाद कितनी तरह का स्वतंत्रता है, तो आपका कितनी तरह का स्वतंत्रता है बताइएगा? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता 5 प्रकार का है। कितनी तरह का समानता है, तो 2 तरह का समानता, एक प्रतिष्ठा की समानता, एक अवसर की समानता। और कितने प्रकार का भ्रातृत्व है, तो 1 प्रकार का भ्रातृत्व है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो 3, 5, 2, 1 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत, तो देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 1 है ना, इसका अनुसार आपने पढ़ा हुआ है कि जो भारत है ना ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी कि राज्यों का यूनियन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। अंग्रेजी में इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलेंगे। चलिए उसके बाद 43 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। इसमें से सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। अब देखिए अनुच्छेद 23 में जो है क्या है, तो आपने पढ़ा होगा कि अनुच्छेद 23 और 24 में जो है ना, 23 में जो है क्या है फ्रेंड्स, तो 23 में आपका हो जाएगा कि मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध है। 24 में कारखानों इत्यादि जो जितने भी श्रम वाले स्थान हैं वहाँ पर 14 वर्ष के कम बालकों का नियोजन प्रतिषेध किया गया है, ये दोनों सही है। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। और देखिएगा ये शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का जो अधिकार है ना, ये आर्टिकल 30 में दिया गया है। तो यही वाला गलत दिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्याख्या नहीं करता है, बिल्कुल सही है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किस में, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आज़ादी जो है ना अंतर्निहित है अनुच्छेद 19(1) के ए में, 19(1) के ए में जो है, ठीक है ना। ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें शामिल है, तो यही वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्वतंत्रता का अधिकार है ये। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अब देखिएगा अनुच्छेद 39 में सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। बट अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण नहीं है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण जो है ये अनुच्छेद 50 में है। तो कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन डी। अनुच्छेद 48 में क्या दिया गया है, तो देखिए अनुच्छेद 48 में जो है राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा, ठीक है ना, ये कहा गया है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा ये आपका कौन सा है, तो अनुच्छेद 111 है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा अनुच्छेद 108 ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आपके संयुक्त अधिवेशन है इसमें, ठीक है ना। देखिएगा कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। इसमें प्रयास करिए आप 60 नंबर लाने का, 60 अगर ला देते हैं ना तो आपकी तैयारी बेहतरीन मानी जाएगी। चलिए तो ये कौन सा आर्टिकल है, तो फ्रेंड्स देखिएगा आर्टिकल 160 जो है ना, आर्टिकल 160 ऑप्शन नंबर ए, इसी में राष्ट्रपति को असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन का प्रावधान करने की शक्ति देता है, ठीक है ना। जैसे कहा गया है कि 160 में कि राष्ट्रपति किसी भी आकस्मिक स्थिति में जो संविधान के अध्याय 2 में उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकता है जैसा वह उचित समझे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त होता है, तो फ्रेंड्स ये सिंपल सा बात है, राष्ट्रपति के द्वारा, आर्टिकल 76 में है, ध्यान रखिएगा। अच्छा उसके बाद देखिएगा कि संविधान का निम्न अनुच्छेद में से कौन सा उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा का अध्यक्ष जो है उसको निर्णायक देने का मत होता है, मत निर्णायक होगा वह उसका प्रयोग करेगा। तो देखिए लोकसभा का स्पीकर जो होता है ना ये वोटिंग में भाग नहीं लेता है, बट जब मत बराबर हो जाता है, टाई हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसको निर्णायक मत देने का अधिकार है, और ये आर्टिकल 100 में है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा अगला प्रश्न करेंगे, यहाँ पर मिलान करना है आपको। तो देखिए इसका पहले आंसर देख लीजिएगा, इसका जो पहले आंसर होगा ये आपका 3, 1, 2, 4 होगा, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2 और 4। अब यहाँ से मिला लीजिएगा 3, 1,
2 और 4। ठीक है, ये वाला आपका सही दिया गया है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करें। अच्छा देखिएगा, हरित क्रांति की अगर शुरुआत की बात करते हैं तो 1966-67 आपको याद होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपका इसमें से आ जाएगा हरित क्रांति ही। तो हरित क्रांति आपका 3 नंबर में कहाँ पर दिया गया, यहाँ पर है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, 1966-67 1969, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। और हाँ, और देखिएगा, और गरीबी हटाओ ये 1971 में, ठीक है ना। गरीबी हटाओ जो है आपको पता है ना, 1971, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। एक एक करके पढ़ लीजिएगा। देखिए, केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, ठीक है, और ये मौद्रिक नीति अपनाता है और उसको लागू भी करता है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार को एजेंट के रूप में भी कार्य करता है, और भारत सरकार की ऋण दान कार्यक्रम को भी संचालित करता है, ठीक है ना। तो इनमें से सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था। तो देखिए, सेबी की स्थापना जो है 1928 में हुई थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बोला जाता है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। स्थापना इसकी 1988 में हुई थी, बट 1992 में जो है सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से इसको वैधानिक शक्ति दिया गया था। तो ये 1992 में जो है ये अधिनियम पारित हुआ था। अच्छा, अगर हम बात करते हैं सेबी के अभी अध्यक्ष कौन है, तो तुहिन कांता पांडे हैं। तुहिन कांता पांडे हैं, याद रखिएगा, ये प्रश्न निश्चित रूप से बनेगा आपके एग्जाम में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि WTO का मुख्यालय कहाँ पर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, गैट के स्थान पर। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, ठीक है। अच्छा, एंगस्ट्रम किसकी इकाई है, तो एंगस्ट्रम जो है ना, याद रखिएगा, ये आपकी तरंग दैर्घ्य की इकाई है। अच्छा, ऊर्जा की इकाई जूल है, आवृत्ति की इकाई जो है हर्ट्ज होती है, और वेग की आपको पता है ना, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि त्वरण, इसमें भौतिक राशि और इकाई दिया गया है। तो त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर बना लीजिएगा, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्लियर। उसके बाद बल का हो जाएगा आपका न्यूटन, कृत्य कार्य का जूल मतलब कार्य का, और आवेग का न्यूटन सेकंड होता है, ठीक है ना। तो इसको अब आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए 4, उसके बाद 3, ये वाला है 4 3 1 और 2। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है। तो स्टेथोस्कोप जो है ये हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, ठीक है। अच्छा, स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर मापा जाता है, रक्तचाप मापा जाता है, कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता मापी जाती है, और लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या है। तो वर्षा की बूंद का गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव, ठीक है ना। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक किसकी तरंग लंबाई होती है। तो देखिए, सबसे तरंग लंबाई इसमें से रेडियो तरंग का होगा। रेडियो तरंग का सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होता है ये गामा का होता है। सबसे अधिक रेडियो का होगा, सबसे कम गामा का होगा, ठीक है ना। और गामा की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि परमाणु जिनमें प्रोटॉन संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है। न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स उनको समस्थानिक कहा जाता है, ठीक है ना। उनको क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। और देखिएगा कि जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉन समान होता है, न्यूट्रॉन समान होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है, उसको सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं, उसको सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। अच्छा, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग, तो फ्रेंड्स यह होता है, क्रोमेटोग्राफी की जो तकनीक है इसका प्रयोग होता है मिश्रण से विभिन्न घटकों को अलग किया जाता है, उसको पहचाना जाता है और शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। कौन सा इसमें से जो द्रव है, तो पारा जो है ना ये द्रव है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अश्रु गैस जो है, अश्रु गैस, तो देखिए अश्रु गैस को टीयर गैस अंग्रेजी में कहा जाता है, और इसमें जो आपका रसायन होता है उसका नाम है क्लोरोपिक्रिन। यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्या नाम है इसका, क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन, ठीक है ना, क्लोरोपिक्रिन। और इसका सूत्र होता है अश्रु गैस का CCl3NO2, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्लोरीन है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर क्लोरीन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा
कि नीला थोथा किसको कहा जाता है, मिलान करना है तो नीला थोथा कहा जाता है कॉपर सल्फेट को। तो यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा, तो ये कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट को। कास्टिक सोडा कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को। और यहाँ पर देखिए एप्सम साल्ट दिया गया है मैग्नीशियम सल्फेट को, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। शक्कर के किण्वन से, तो शक्कर के किण्वन से क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिएगा प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो ये आपका आइसोप्रीन का बहुलक है। उसके बाद देखिए टेफ्लॉन क्या है, तो टेफ्लॉन क्या है बताइए, एक सिंथेटिक पॉलीमर है ये, ठीक है ना, जिसे पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन कहा जाता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन कहा जाता है, ठीक है ना, टेफ्लॉन, जिससे कि बर्तन पर न चिपकने वाली परत चढ़ाई जाती है टेफ्लॉन की, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए फ्लोरोकार्बन यहाँ पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाँ, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि सूची दिया गया मिलान करना। तो अचार में देखते हैं ना सिरका होता है और सिरका में एसिटिक एसिड होता है, तो ये दो हो जाएगा। खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड हो जाएगा, सेब में मैलिक एसिड होता है, ठीक है ना। और जो आपका शीतल पेय और सोडा वाटर होता है उसमें कार्बोनिक अम्ल होता है। 2 3 4 1, 2 3 4 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये एलिथ्रीन है। क्या है, एलिथ्रीन है। डायरेक्टली याद रखिए। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं, तो इसको सेरीकल्चर बोला जाता है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है, ठीक है ना। देखिएगा कि चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं, चट्टान पर उगने वाले पादप, तो फ्रेंड्स उनको कहा जाता है लिथोफाइट। अंग्रेजी में इनको कहा जाता है लिथोफाइट्स, ठीक है ना, लिथोफाइट्स इनको कहा जाता है। और हिंदी में इसको शैलोद्भिद कहते हैं, हिंदी में इसको शैलोद्भिद। बट अंग्रेजी वाला इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में और अंग्रेजी ही देगा। चट्टान पर उगने वाले पादप लिथोफाइट्स कहलाते हैं। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है, तो पपीता में पीला रंग जो होता है ये कैरिका जेंथिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण, टमाटर का लाल रंग याद रखिएगा, टमाटर, ठीक है ना। और पपीते का पीला रंग होता है कैरिका जेंथिन के कारण। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो देखिए मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है ना ये लैंगिक जन्म पर आधारित है, ठीक है ना। मटर के पौधे पर इन्होंने संकरण प्रयोग किया था और इनको जो है मेंडल को आनुवंशिकता का जनक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं, किस अंग में, तो तिल्ली में बनती है, ठीक है ना, तिल्ली में बनती है, ध्यान रखिएगा। लिम्फोसाइट मुख्य रूप से जो है यहाँ पर आपका तिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न करेंगे कि एक स्वस्थ मनुष्य जो है एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। तो स्वस्थ मनुष्य जो है ना लगभग मतलब 1.5 लीटर मान लीजिए, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल, 1.5 लीटर। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। तो प्रोटीन का पाचन जो है ना ये शुरू हो जाता है पेट से ही, आमाशय से ही। पेट यानी आमाशय, ठीक है ना, पेट लिखे या आमाशय लिखे एक ही बात है, पेट से ही शुरू हो जाता है। पेट में एंजाइम पेप्सिन जो होता है ना, पेप्सिन, ठीक है ना, पेप्सिन, ये प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड में तोड़ देता है, पेप्टाइड में तोड़ देता है, तो यहीं से पाचन आरंभ हो जाता है। देखिएगा कौन सा युग्म जो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा अगर हम बात करते हैं ये आपका सही दिया गया है, थायमिन, विटामिन B1, बेरी, विटामिन डी, सूखा रोग, विटामिन के की कमी से जो है ना आपको पता है रक्त का थक्का नहीं बनता है, विटामिन के जो होता है ना। और देखिए यहाँ पर बांझापन दिया गया है, बांझपन दिया गया है, ठीक है ना, ये आपका विटामिन ई की कमी से होता है, न कि विटामिन के की कमी से। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट नहीं दिया गया है, ठीक है ना। बांझपन होता है विटामिन ई की कमी से, बांझपन, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है। पहला शब्द जहां भी लगता है ना प्रश्न स्वयं इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पहला अफ्रीकी देश बना हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला, तो ये मॉरिशस बना है, ठीक है ना। कौन बना है, मॉरिशस बना है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉरिशस, ठीक है। अच्छा, म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने हेतु भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था।
तो म्यांमार में चलाया था ऑपरेशन ब्रह्मा। अच्छा, ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए अभी चलाया गया ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, तो ये सिंधु ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अच्छा, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड, ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है? ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, तो फ्रेंड्स देखिए, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुयाना। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुयाना, अगर गुयाना लिख दिया जाएगा तो आप आसानी से बता देंगे। ठीक है ना। अच्छा, एक और अवार्ड डोमिनिका का दिया गया है, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। ठीक है ना। अच्छा, अभी रिसेंटली जो है साइप्रस गए थे मोदी जी, और वहाँ पर साइप्रस का सर्वोच्च अवार्ड दिया गया है इनको। ठीक है ना, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस, माकारियोस थर्ड पूरा नाम है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस थर्ड। ये कहाँ का है? तो ये साइप्रस का है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया हुआ है? भारत और किस देश ने 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई के रूप में मनाने का घोषणा किया हुआ है? तो ये भारत और स्पेन ने किया है। अच्छा, अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत ने अपना पहला समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? जन औषधि केंद्र का बताइएगा। तो पहला विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन जो हुआ है, यह आपका कहाँ पर किया गया है? तो मॉरिशस में। भारत के विदेश मंत्री ने इसका उद्घाटन किया मॉरिशस में। ठीक है ना, मॉरिशस में, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया हुआ है? किस देश ने अपना पहला जलवायु परिवर्तन अधिनियम यानी कि कानून पारित किया हुआ है, जो बड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक जो हैं उनके लिए सीमाएं निर्धारित करने वाला एक व्यापक कानून है ये किसने किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने किया है। ठीक है ना, अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है दक्षिण अफ्रीका ने। चलिए, पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला, तो फ्रेंड्स ये आपका बन गया है डेनमार्क। ठीक है ना, डेनमार्क करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेनमार्क। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के, एनडीबी जिसको बोलते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? अच्छा देखिए, एनडीबी जो है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था पहले, इसको ब्रिक्स बैंक 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। और अभी अल्जीरिया को जो है, अल्जीरिया को एनडीबी में नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, और इस प्रकार से इस बैंक में सदस्य देशों की संख्या अब 9 हो गई है। तो यहाँ पर देखिए अल्जीरिया राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है ना फ्रेंड्स, देखिए ये जारी करता है कौन? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें भारत का रैंक जो है 130वां है। प्रथम स्थान पर इसमें आइसलैंड है, प्रथम स्थान पर आइसलैंड है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन बना हुआ है? बताइएगा। भारत जो है डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी किया हुआ है, और चीन के बाद ये आपका दूसरा बन गया है भारत। ठीक है, तो यहाँ पर भारत दूसरा हो जाएगा, पहला चीन है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, ऐसे अव्यय शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है क्या कहलाते हैं? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, ऐसे अव्यय शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में किसी शब्द पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है उनको निपात बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उनको निपात बोला जाता है। ठीक है, निपात बोला जाता है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड। वर्ड क्या है? एक्वेटिक। एक्वेटिक क्या है? नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, या फिर एडवर्ब है? तो एक्वेटिक जो है ना, ये एडजेक्टिव है। उसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भरना है। इफ़ ही, यहाँ का लेसन दिया गया वी विड गो, तो इफ़ ही केम वी विड गो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, हाँ ये टोटल 90 प्रश्न हो गए। कैसे? तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर 86 है, ये आपका 87 है, ये आपका 88 है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये आपका 89 है, और ये आपका 90 है। तो 90 प्रश्न कंप्लीट हो गए। इनका आप कमेंट करके बताइए स्कोर इन 90 प्रश्नों में से। और देखिए 91 से लेकर के 100 तक में गणित के प्रश्न हैं, चाहे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 91 से 100 तक में। ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर, और अपना स्कोर बता दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, और फ्रेंड्स इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए।